नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट चेक के आज के एपिसोड में। आशा करते हैं आपको हमारा ये जो प्रयास है ये अच्छा लग रहा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिल रही होंगी। हमारे रोज के दिनचर्या में बहुत सारे न्यूज़ हमारे सामने आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या माउथ टू माउथ। लेकिन सारे न्यूज़ सही नहीं होते हैं। सबको फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। सबकी सत्यता जांच करने के बाद ही हम उस पर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि हम समाज में जागरूकता पैदा करें, लोगों में समझ पैदा करें कि किसी भी न्यूज़ को देखने से ही मात्र उसका सही गलत का डिसीज़न नहीं लेने, बल्कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही उसको सही या गलत का फैसला करें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का जो पहला आर्टिकल हमने न्यूज़ लिया है, ये ट्विटर में एक्स हैंडल है हिंदुस्तान टाइम्स के, उसे पोस्ट किया गया है 29 जनवरी 2026 को। क्या है ये? एक पोस्ट में एक डिलीवरी बॉय का पोस्ट किया गया है और साथ में उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स के को दिखाया गया है कि किस तरह से वायरल किया गया। तो जो न्यूज़ का हमने स्क्रीनशॉट इसका चेक किया है एक्स अकाउंट से, जो ट्विटर अकाउंट से न्यूज़ टाइम्स के अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है, उसमें पाया कि दावा वायरल वीडियो असली घटना दर्शाता है तथा वीडियो दोस्तों द्वारा स्क्रिप्टेड स्टेज था, जिसे कई यूजर्स ने इंटरटेनमेंट कंटेंट बताया। तो निष्कर्ष निकलता है कि यह भ्रामक प्रस्तुति थी। इसमें HT ट्वीट भी इस स्क्रिप्ट वीडियो को वास्तविक घटना समझ बैठा। तो ऐसी चीज़ इस तरह से हमारे सामने आती है वीडियोस या फेक न्यूज़, या हम भी कभी कभी बड़ी बड़ी एजेंसियाज भी उसको सत्य मान लेती है। तो HT न्यूज़ ने भी इसी तरह सही मान के उसको पोस्ट कर दिया। तो निष्कर्ष यही है, पोस्ट असली है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत संदर्भ में भ्रामक तरीके से शेयर किया है। तो ये थी आज की न्यूज़ पहला। दूसरा हमने लिया है, ये एक ट्रेड बेंस न्यूज़पेपर वेबसाइट है, उसमें 6 जनवरी 2026 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसका शीर्षक है इंडिया हैज़ 800+ डिस्ट्रिक्ट्स बट ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट फॉर 35%। इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है वो हम जान लेते हैं। ये एक्चुअल में जो हमारे देश में एक्सपोर्ट होता है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 800+ डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन जो एक्सपोर्ट का ज़्यादा बार सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही करती है, जो 35% के लगभग है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आपको भले 800 डिस्ट्रिक्ट्स लेके है, हमारा भारत बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ज़िला हैं, लेकिन जब हम निर्यात का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो वो क्या है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा की है, हमने जाना। तो यह जानकारी प्रमाणित है, यह सही है। भारत के निर्यात में कुल जिलों का योगदान बहुत बड़ा है। सरकारी डेटा के अनुसार जामनगर गुजरात देश का प्रमुख निर्यात जिला है। उसके बाद कांचीपुरम, मुंबई, पुणे, कच्छ, सूरत, मुंबई उपनगरीय है, गौतम बुद्ध नगर और अहमदाबाद जैसे जिले शीर्ष पर हैं। ये 10 जिले मिलकर कुल माल निर्यात का लगभग 38% तक योगदान करते हैं। यह आंकड़ा वास्तविक सरकारी व्यापारिक डेटा DGFT वाणिज्य विभाग से मेल खाता है। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट ही है जो 35% के करीब एक्सपोर्ट करते हैं, पार्ट लेते हैं 800+ डिस्ट्रिक्ट्स में से, ये सही है। और ये जो डेटा है यह अपने DGFT वाणिज्य विभाग से भी मेल खाता है। संक्षेप में बताना चाहेंगे तो जामनगर सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई जिलों का निर्यात में बड़ा योगदान है। यह आंकड़े सरकारी निर्यात रिपोर्टों पर आधारित है, इसलिए कुछ मिलाकर फैक्ट चेक हुआ है और डेटा सही पाया गया है। तो ये जब हम
चेक किया तो ये सही पाया गया है। और इस तरह से ही आपको भी किसी भी न्यूज़ पर सीधा आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में फिलहाल पहले फैक्ट चेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। ये लिया गया है आर्टिकल 14 के एक पोस्ट पर से, जो जिसका हेडलाइन है, हाउ अ 24-year-old लॉयर इंटरवेंशन लेड द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट अगेंस्ट एमपी पुलिस। यह हाल के दिनों में ही ये आर्टिकल छपा है और इसमें एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक 24 वर्षीय वकील ने सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर किया। तो इसमें हम आते हैं, इसका हमने चेक किया तो दावा सही है। 24 साल के वकील के हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। ये सही घटना है और इस पर हमने आगे और जांच पड़ताल की तो पाया कि यह बुनियादी रूप से सही है। मामला आर्टिकल 14 के लेख में जैसा बताया गया है उस हिसाब से इंदौर के 24 वर्षीय वकील असद अली वारसी की एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की और एक थाना प्रभारी एसएचओ को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने एक ही दो गवाहों को 150 से अधिक मामलों में इस्तेमाल किया, जो न्यायिक निष्पक्षता के लिए चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ा मैटर है। देखो, इस तरह से अगर न्याय प्रणाली को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाएगी तो ज़रूर न्याय प्रणाली, जो जज बैठे हैं वो भी थोड़े समझदार हैं, थोड़े नहीं बहुत समझदार होते हैं। तो पुलिस कभी कभी गलत फैक्ट्स न्यायालय के सामने रखती है। ये उस घटना से ही संबंधित है कि किस तरह से जो न्यायालय ने जांच किया तो पाया दो दो जो गवाह थे उनको 150 से ज़्यादा मैटर्स में कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गवाह के रूप में। तो ये पुलिस की जो नाकामी है या पुलिस पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसको दिखाने की कोशिश की है। और ये जो 24 वर्षीय वकील के बारे में बताया जा रहा है, तो इन्होंने इसको मुद्दा को एक फैक्ट चेक ही कह सकते हैं कि न्यायालय में चुनौती दी एक मैटर को और न्यायालय ने फिर उस पर कड़ी अपनी ऑर्डर्स पास किए जो पुलिस के खिलाफ भी थे। तो कुछ अहम बातें इसमें क्या है वो बताना चाहता हूँ। असद अली वारसी खुद भी पुलिस द्वारा 2024 में गलत तरीके से गिरफ्तारी का मामला दर्ज किए जाने का दावा है। उन्होंने कोर्ट में इसे चुनौती दी है, जो उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया था गलत तरीका से गलत मामले में, और उसको उन्होंने ही चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया और जांच के सवाल पर जवाब मांगा। निष्कर्ष निकलता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक युवा वकील की याचिका पर मध्य प्रदेश पुलिस के कार्यों पर संज्ञान लिया और उससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाया। तो ये एक माइलस्टोन भी हो सकता है। इसको ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने से ये भी है कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल जो उठते हैं, पुलिस को भी उसके लिए अकाउंटेबल माना जाएगा और हर चीज़ को पुलिस पर भी ये प्रेशर बनेगा कि हाँ, आप कोई भी जांच करें तो वो निष्पक्ष जांच करें, किसी मनगढ़ंत कहानियों पर ना जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट चेक पर, जो है एक्स के एक अकाउंट से पोस्ट किया गया है 30 जनवरी 2026 को, और यही द प्रिंट 28 जनवरी को पब्लिश करता है कि रिपोर्ट जिसका शीर्षक है CAG कैग ऑडिट एक्सपोजेज मोदी 10,000 करोड़ स्किल इंडिया स्कैम। ये भी आर्टिकल बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है जो मोदी सरकार की स्किल इंडिया का फैक्ट है, स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उस पर कहना क्या जा रहा है। इसमें बहुत सारे गंभीर खुलासे कैग रिपोर्ट में हुए हैं कि लाभार्थियों के 90% बैंक खाते फर्जी या अमान्य पाए गए। 95%, बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा, मतलब लगभग पूरी जो आपकी स्किल इंडिया का पूरा डेटा है या जिस तरह से प्रेजेंट किया गया उसमें 95% फेक, गलत है। ये चीज़ है। कई जगह है एक ही अकाउंट नंबर, जैसे 1111, 5 x 1, 10 x 1 ऐसे हैं। अरे यार, स्किल इंडिया जैसे बड़े लेवल पर जो प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया गया उसको ऑन ग्राउंड आपने तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया। ये यही है। एक ही फ़ोटो 5 राज्यों में अलग अलग लाभार्थियों के नाम पर है। ये वोट
चोरी एक अलग मैटर हो गया, और ये समाज कल्याण के लिए नाम पर जो भी स्कीम लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में वाहवाही लूटी जा रही है, उस पर भी चोरी का उस उसको भी चोरी छिपे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। ये लेख उसके रिगार्डिंग ही प्रकाशित किया गया है। तो ये घोस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, नए न ढांचा न उपकरण, ये भी एक आरोप लगाया गया है। रोजगार प्लेसमेंट सिर्फ 18%। अब स्किल इंडिया आपने पूरा लगाया है, जिससे कि नए रोजगार और नए नौकरियां जनरेट होंगी, बट उसमें भी आप 18% ही सिर्फ कर पा रहे हैं, बाकी बेकार। ट्रेनिंग आपका सारा बेकार, पैसा भी बेकार। तो कैग रिपोर्ट के अनुसार यह स्किल इंडिया योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताओं और टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी की ओर इशारा करता है। तो जो भी सरकार योजनाएं लाती हैं, वो एक्चुअल में जो हमारे जैसे साधारण आदमी हैं, उनके टैक्स पेयर्स टैक्स के पैसे को ही यूज़ करके इनको बजट अलॉट किया जाता है, और फिर जब ये योजनाएं ग्राउंड लेवल पर अच्छा नहीं करती हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या फेक दिखाया जाता है, तो वो एक तरह से हमारी पैसे की सारी बर्बादी ही की जा रही है। और हाँ, इसके लिए सरकार को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, और उनको इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हर दावा, हर योजना जो किया जा रहा है, उस पर फैक्ट चेक किया जाए, उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जांच की जाए, और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा पार्ट इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है। इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियाँ पाई गई तो सारा बेकार हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगली खबर की तरफ। यह है प्राइम रिपोर्ट्स में एक ORG, प्राइम रिपोर्ट्स ORG में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है 29 जनवरी 2023 को। इसका शीर्षक है इंडियाज लार्जेस्ट फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन कांग्रेसनल लॉबिंग कैंपेन इन US। दावा क्या किया जा रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिज्म रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसका स्वतंत्र समाचार स्रोतों से यह घटना कन्फर्म होती है कि अमेरिका की लॉबिंग फर्म ने RSS के साथ अपना कॉन्ट्रैक्टिंग खत्म कर दिया है। तो अमेरिका ने बताया ये जा रहा है कि RSS जो संगठन है, उसके साथ अमेरिका की लॉबिंग जो फर्म है, उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है, और ये जो सामने रखी गई है बात, हमने इसका तथ्य की जांच की, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो ये सही पाया गया है। इसमें क्या है कि क्या RSS ने लॉबिंग बंद कर दी? तो अमेरिका की लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने कहा है कि उसने RSS के लिए लॉबिंग बंद कर दी है, और अब वह कहना कि उसका क्लाइंट कोई व्यक्ति विवेक शर्मा था, न कि RSS। कहा यह जा रहा है कि RSS उसका क्लाइंट ही नहीं था, एक्चुअल में एक व्यक्ति, विवेक शर्मा का नाम का व्यक्ति उसका क्लाइंट था। ये क्या कहा जा रहा है, हुआ क्या था वो जानने की कोशिश करते हैं। तो 2025 में हुई फाइलिंग में फर्म ने बताया था कि वह RSS को अमेरिकी अधिकारियों से परिचय कराने के लिए हायर हुई थी। बाद में यह बताया गया कि यह क्लाइंट RSS नहीं बल्कि एक व्यक्ति था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि RSS को डायरेक्ट नहीं करके एक व्यक्ति विशेष के थ्रू, व्यक्ति विशेष के लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई थी। RSS का इस पर क्या रिप्लाई है? RSS ने बताया कि पहले कहा था कि उन्होंने किसी लॉबिंग फर्म को हायर ही नहीं किया था। RSS भी फिर अपना इस मैटर से अपने आप को अलग कर रही है कि नहीं, उसने हायर ही नहीं किया था। निष्कर्ष क्या निकलता है फैक्ट चेक में? अमेरिका की लॉबिंग फर्म ने RSS के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया है, ये सही है। फर्म ने बाद में अपनी रिपोर्ट में कहा कि वास्तविक क्लाइंट RSS नहीं बल्कि एक व्यक्ति था। तो ऐसी चीज़ें किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर के लिए, या RSS अगर दावा करती थी कि उससे अमेरिका में भी बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, तो ये सब गलत था। इस चीज़ को ये न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू
सामने रखने की कोशिश की गई है और ये सही पाया गया है। फिर बाद में जो है वो आप जानेंगे क्या हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह InShot मोबाइल ऐप का एक न्यूज़ कार्ड है, जो अलग-अलग समाचार सूत्रों के छोटा-सा खबरों का छोटा-सा सार दिखाता है। तो InShot में एक इकोनॉमिक सर्वे 2026 के रिपोर्ट पर आधारित एक आर्टिकल आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 से 20% जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो संभावना बताई गई है। उसमें जो 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वही इकोनॉमिक क्राइसिस वापस 2026 में 10 से 20% तक में आने की संभावना बताई गई है। इस बारे में ये आर्टिकल है। आर्टिकल को हमने जाना, इसका समझने की कोशिश की, तो वो है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में वैश्विक स्तर पर 3 संभावित परिदृश्यों का वर्णन किया गया है। उनमें से तीसरा काम संभावित परिदृश्य में 10 से 20% की संभावना बताई गई है कि अगर वित्तीय, तकनीकी और भू राजनीतिक तनाव एक साथ बढ़े तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिस्टमैटिक शॉक आ सकता है। तो ये बात बताया गया है कि इसके कारण तीन जो मुख्य हैं पॉइंट्स, उनके कारण 2008 जैसे स्थिति बन सकती है। तो वो तीन कारण हैं, वित्तीय, तकनीकी और भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल। क्या इकोनॉमिक सर्वे ने 2008 जैसे संकट दोबारा होने को कहा है? तो इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा सीधा दावा नहीं किया है 2008 जैसी संकट निश्चित रूप से होगा, बल्कि उसने कहा है कि अगर ये तीनों तनाव एक साथ टूटे तो आर्थिक प्रभाव 2008 से भी बदतर हो सकते हैं। तो इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा दावा कर रहा है। तो ये सरकार की जो भी इंडिया साइनिंग की बातें हैं, उसको भी डायरेक्ट चैलेंज कर रही है। क्या भारत की सरकारी घोषणा है? ये तो सरकारी घोषणा तो नहीं होगी, सरकार कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो यह, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे का जो 25-26 का हिस्सा है, जिसे संसद में पेश किया गया, तो ये ज़रूर सरकार का सरकारी दस्तावेज ही माना जाएगा, जिसमें ये संभावित जोखिम बताया गया है। मुख्य बातें क्या आती है? मुख्य बातें आती हैं कि 10 से 20% संभाव्य चीज़ के रूप में मौजूद है। यह 2008 जैसे संकट सीधे शब्दों में भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, और यह वैश्विक जोखिम में फाइनेंशियल प्लस जियोपॉलिटिकल प्लस टेक की बात करता है, जो मिलकर खराब असर पैदा कर सकते हैं। पर इसको निश्चित तौर पे नहीं कहता है, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। यह है एक्स के एक पोस्ट, पंकज कचौरी की पोस्ट से लिया गया है, 30 जनवरी 2026 का पोस्ट है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे पर ही पोस्ट किया है, एक व्यंग्यात्मक रूप से इसको लिया, पोस्ट में दिया गया है, बताया गया है। उन्होंने इस पोस्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। A quick AI study of the 700 plus page economic survey 2026 sounds like a collection of grief and advice of WhatsApp uncles. The blame is fixed on the geopolitical uncertainty, private sector, cautionless or AI job displacement, citizen responsibilities, etc. etc. बताने की क्या कोशिश की गई है इसमें, वो मैं जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्वीट में सर्वे को व्हाट्सएप अंकल एडवाइस की तरह कहना आलोचनात्मक है और व्यक्तिगत व्यंग है। यह सर्वे की वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नीति नहीं है। तो व्हाट्सएप अंकल का जो ये सर्वे है, इस पर इसको ही दावा किया गया है कि ये व्हाट्सएप अंकल है अंकल यूनिवर्सिटी से लिया गया और इसको व्यंग्यात्मक तरीक़े से लिया गया है, बताने की कोशिश की है। तो इसका हम बिल्कुल उनकी बातों को गंभीरता से ना लेके, मतलब उन्होंने अपना राय रखा है, ये एक व्यक्तिगत राय है, और व्यक्तिगत राय में भी बहुत बड़ा जो अपना इकोनॉमिक्स सर्वे का रिपोर्ट आया भारत सरकार के, तो उस पर व्यंग किया गया है। तो इसमें क्या है, चुनौतियाँ। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक जोखिम और नीतिगत सुझावों पर केंद्रित है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत राय और उद्देश्य पर, राइट।
संक्षेप में अगर कहा जाए तो ट्वीट का कुछ हिस्सा सही है, जैसे भू राजनीतिक अनिश्चितता, निजी निवेश सावधानी, एआई के प्रभाव पर चर्चा की गई है, यह सही है। ट्वीट का व्यंग भावना व्यक्तिगत राय है, दस्तावेज का मूल्य उद्देश्य नहीं है। ये जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ना ये व्यंग के रूप में कहा गया है, न कि इसको मूल रूप से बोला जा सकता है। और इस चीज़ को आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अगर वो इकोनॉमिक के जानकार हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, अगर वो सरकार की रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने लगे तो सरकार पर की कार्यप्रणाली पर भी ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठाता है। तो ठीक है, हमने कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूज़ आपके सामने आज रखे, उसका फैक्ट चेक किया, जानने की कोशिश की, उसके बारे में समझने की कोशिश की कि क्या असल में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम अपने इस एक एपिसोड में नहीं ले पाते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाने की कोशिश करते हैं कि आप, हम और पूरा ये समाज फेक न्यूज़ को पहचानें और उसको दूर करने की कोशिश करें। एटलीस्ट हम जो लोग जान गए उनको इस पर रिपोर्ट करके इन चीज़ों को समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि उसको सीधा फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करके समाज में गलतफ़हमियाँ पैदा करनी चाहिए। इससे बहुत सारी नुकसान होती है, हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, व्यक्ति का भी नुकसान होता है। यानी कि आप अगर व्यक्ति, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट किसी व्यक्ति पे पड़ रहा है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर अपने मन में रखनी चाहिए बातें। और हम आशा करते हैं कि हम इस मुहिम को और अच्छा करेंगे, फैक्ट चेक और अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होकर फैक्ट चेक हर न्यूज़ का करें। तो आज के लिए हमारा जो फैक्ट चेक है हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपके सुझाव और विचार जो भी हैं वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके विचारों और सुझाव है उनको ध्यान में रखकर आगे अपनी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।